हाँ जी, तो अब मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन कर लिए होंगे। यहाँ देखिए बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन में है कि साइन 10 डिग्री गुना साइन 20 डिग्री गुना साइन 40 डिग्री गुना साइन 60 डिग्री। ठीक है, हमें इनका मान बताना है। तो देखिए हमें केवल और केवल डायरेक्टली साइन 60 डिग्री का मान मालूम है, लेकिन ना तो हमें साइन 10 डिग्री का मान मालूम है, ना ही साइन 20 डिग्री का मान मालूम है, और ना ही साइन 40 डिग्री का मान मालूम है। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक बात ये जानते हैं कि अगर साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा हो तो ये बराबर होता है 1/4 साइन 3 थीटा। तो यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए कि थीटा बराबर है 10 डिग्री, थीटा बराबर 10 डिग्री। तो यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा है, यहाँ पर क्या है, जब थीटा बराबर है 10 डिग्री तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा और ये साइन 4 थीटा। तो यानी कि हम इन सब के बराबर हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, इसके बदले हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4 साइन, क्या हो जाएगा 3 थीटा, 3 और थीटा का मान है 10 तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर है साइन 60 डिग्री। इतना आप सभी को एकदम क्लियर है? इतना आप सभी को एकदम क्लियर है तो आप इस फॉर्मूला को अलग लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा हो तो इसका मान होता है 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब ये क्या हो जाएगा 1/4 गुना साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो यहाँ सब ये क्या हो जाएगा √3, 4 दूनी 8 दूना 16, यानी कि √3/16। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन खुद से कर लिए होंगे। अगर आप नहीं किए थे तो आप इसको नोट करिए। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो आप जल्दी से, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसको जल्दी से नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए। आप पहले इसको जल्दी से नोट करिए और आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन करिए। आपके पास केवल और केवल 30 सेकेंड का टाइम है क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन करने के लिए। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में है 27,225, 27,225। ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में है 34,596, 34,596। और ऑप्शन सी में है 35,347, 35,347। और ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में है 41,209, 41,209। देखिए अगर किसी संख्या के अंत में, यानी कि अगर किसी संख्या की यूनिट डिजिट, अगर हम बात करें अगर किसी संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो, अगर किसी संख्या के इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट अगर 2, 3 या फिर 7 या फिर 8 हो तो वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। बात सुनिए, अगर किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक अगर 2 हो या फिर 3 हो या फिर 7 हो या फिर 8 हो तो वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं ऑप्शन की,
यहाँ देखिए ऑप्शन ए में इकाई अंक 5 है, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ देखिए इसका इकाई अंक में 7 है, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके इकाई अंक 6 है, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और इसके इकाई अंक 9 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अगर हम बात करें कि इन चारों दिए गए संख्या में कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके इकाई अंक में 7 है, और जब किसी भी संख्या के अगर यूनिट डिजिट अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो, तो वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो आप क्या करिए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। आप क्या करिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए। आप पहले इसको नोट करिए, इन सभी बातों को आप पहले नोट करिए, और आप क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन खुद से करिए। आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है इसका सॉल्यूशन करने के लिए। आप जल्दी से उसका सॉल्यूशन करिए, और आप अपना आंसर, आपका जो भी आंसर आए, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि लॉग, यहाँ क्या है, यदि लॉग बेस में है 3, पावर में है x बराबर 2 का पावर केवल -2 है, यहाँ पर -2 है, तो हमें x का मान बता देना है कि x बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ जो बेस है ये आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि x बराबर हो जाएगा 3 का पावर -2, यानी कि x बराबर 1/3 का पावर 2, इसलिए x का मान आ गया 1/9 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। आप जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन करिए, आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है। देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए जो भी क्वेश्चन लेकर के आया हूं, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन खुद से करिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 5 से 7 के बीच कितने अपरिमेय संख्याएं हैं। आप जल्दी से करिए, आपके पास केवल और केवल 30 सेकेंड का टाइम है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन करिए, और आपका जो भी आंसर आए आप उस ऑप्शन को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर दे करके। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 की, तो यहाँ पर है कि 5 से 7 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या की 2 पहचान होती है। पहला ये कि ऐसा संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में ना लिख सके, तो उस तरह के संख्या को बोला जाता है अपरिमेय संख्या। लेकिन वहीं अगर हम दशमलव में बात करें, जैसे कि सपोज करिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि 5.12347805671 तो यहाँ देखिए आप इस नंबर पर गौर करिए। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि दशमलव के बाद ना तो संख्या खत्म हो रही है और ना ही कोई संख्या लगातार रिपीट कर रही है। तो अगर इस तरह के संख्या हो तो इस तरह के संख्या को भी बोला जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी कि अगर कोई संख्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो तो इस तरह के संख्या को बोला जाता है अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर। तो अब आप बात करते हैं हम यहाँ से कि 5 और 7 के बीच हम कितनी अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो बात समझिए, एक तो ये होगी अपरिमेय संख्या। अगर हम यहाँ से 1 को हटा देते हैं तभी ये अपरिमेय संख्या होगी। अगर हम यहाँ से 7 को हटा देते हैं तभी ये अपरिमेय संख्या होगी। अगर हम यहाँ से 0 को हटा देते हैं तभी ये एक अपरिमेय संख्या ही होगी। तो अगर अब हम बात करें अपने डिसीजन पर तो बात समझिए, 5 और 7 के बीच हम
हम अनंत अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। 5 और 7 के बीच हम अनंत अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो अब आप क्या करिए, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। हम 5 से 7 के बीच अनंत अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो अब आप क्या करिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन करिए। आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है, आप क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन जल्दी से करिए और आप अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आप जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन करिए, देखते हैं आप कितनी जल्दी कर पा रहे हैं। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन करिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यदि एक त्रिभुज का कोण 64 डिग्री है तो अन्य दो आंतरिक कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण क्या होगा। बात समझिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, मान लीजिए कि ये त्रिभुज है ए बी और सी, और ये त्रिभुज में 3 कोण हैं। एक कोण का मान दिया गया है कितना, इस कोण का मान दिया गया है 64 डिग्री, और बोला जा रहा है कि बाकी दो बचे आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से जो कोण बन रहा है, यानी कि ये कोण यहाँ पर बनेगा, तो हमें इसका मान बता देना है। सपोज करिए कि ये थीटा है तो हमें थीटा का मान बता देना है। तो बात समझिए, अगर किसी त्रिभुज में एक कोण दिया गया हो और बाकी दो बचे आंतरिक कोणों के अगर समद्विभाजक से अगर कोई कोण बन रहा है, तो ये जो कोण होगा ये अधिक कोण होता है, ये अधिक कोण होता है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि इस यहाँ जो एंगल बन रहा है ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो बात समझिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये होता है 90 प्लस इसके विपरीत जो कोण दिया गया है उसका आधा। तो यहाँ पर इसके ठीक विपरीत में कौन सा है, 64 है, तो यहाँ इसका आधा, ठीक है। ये हो गया थीटा के बराबर। तो यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 प्लस 64 का आधा कितना हो जाएगा, 32। इसलिए थीटा बराबर 122 डिग्री हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बात समझिए आप क्या बोला जा रहा है। अगर किसी त्रिभुज में एक कोण का मान दिया गया हो और क्वेश्चन में बोला जा रहा हो कि बाकी दो बचे आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसका मान कितना होगा, तो इसका मान हो जाएगा 90 डिग्री प्लस जो कोण यहाँ पर दिया गया हो उसका आधा। तो 90 डिग्री प्लस यहाँ पर कोण दिया गया था 64 डिग्री, तो उसका आधा 32, यानी कि इस कोण का मान आ गया 122 डिग्री। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे इसका सॉल्यूशन। अगर आप समझ गए हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन जल्दी से करिए। आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन करने के लिए। आप जल्दी से आप अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में डालिए कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर आ रहा है। आपके पास केवल और केवल 30 सेकेंड का टाइम है। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन करिए। जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन करिए। हाँ जी, तो अब मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन कर लिए होंगे, ठीक है। आइए समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति 12% हानि पर गैस स्टोव बेचता है। यदि उसने उसे 2750 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। फिर गैस स्टोव का क्रय मूल्य क्या है हमें बता देना है। तो बात समझिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। एक व्यक्ति जो है 12% की हानि पर एक गैस स्टोव बेच रहा है। हम यहाँ से मान ले रहे हैं कि वह 1 रुपये में बेच दे रहा है 12% हानि सहकर, ठीक है। अगर इसको लाभ कमाना है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जितना रुपए में ये पहले बेचा है इससे अधिक अगर 2750 रुपये और अधिक में बेचता, जितना में पहले बेचा है इसको हानि सह करके, अगर जितना में बेचा है अगर
क्या करता कि 2750 रुपये और अधिक में बेचता तो इसको 10% का लाभ हो जाता, इसको 10% का लाभ हो जाता। तो अब आप यहाँ पर बात समझिए, जब ये 12% की हानि पर बेच रहा है और अगर ये 2750 रुपये और अधिक में बेचता तो इसको 10% का लाभ होता। तो यानी कि 12% की हानि से लेकर के अगर इसको 10% के लाभ तक पहुंचना है तो जितना में ये पहले सामान बेचा है उससे अगर 22% अधिक मूल्य पर अगर बेचेगा तो इसको 10% का लाभ हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा कि ये जो 22% यहाँ पर आ रहा है ये किसके बराबर होगा, ये 2750 रुपए के बराबर होगा। ठीक है, आप मेरे बात को एकदम समझ गए। अच्छा, तो अगर हम यहाँ से बात करें अगर 1% की, तो यहाँ से 1% बराबर क्या हो जाएगा, 2750 बटा में 22। शायद ये 22 से पूरा कट जाएगा, 22 एकम 22, ये हो जाएगा 55, 22 दूना 44, ये हो जाएगा 110 और 22 बचे 110। यानी कि अगर हम बात करें 1% की तो 1% का मूल्य आ गया 125 रुपये। ठीक है, इतना आप एकदम समझ गए हैं। और हमें निकालना है गैस स्टोव का क्रय मूल्य। तो हम यहाँ से मान ले रहे हैं कि उसका क्रय मूल्य, गैस स्टोव का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। और कोई भी चीज मेरे भैया अपने आप में 100% होता है। आप मेरे बात को मानते हो, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है और 1% का मूल्य है 125 रुपये। तो अगर हम बात करें यहाँ से 100% की कितना मूल्य हो जाएगा, 125 गुना 100 यानी कि 12,500 रुपये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगर हम यहाँ से ऑप्शन की बात करें, अगर हम यहाँ से ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि उस गैस स्टोव का क्रय मूल्य कितना है, 12,500 रुपये। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन आप 30 सेकेंड के अंदर ही करके आप अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन करिए और आपका जो भी आंसर आ रहा है उसको आप कमेंट सेक्शन में कृपा करके डाल दीजिए। ठीक है, गुरुदेव आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन करिए। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन करिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 50 कोका कोला बोतलों का क्रय मूल्य 40 कोका कोला बोतलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर बात समझिए। यहाँ पर बोला जा रहा है गुरुदेव कि 50 कोका कोला का जो बोतल का क्रय मूल्य है यानी कि सीपी जो है, 50 कोका कोला बोतल का जो सीपी है वह 40 कोका कोला के बोतलों का एसपी के बराबर है। ठीक है, यानी कि उसके विक्रय मूल्य 40 कोका कोला बोतलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि सीपी बट्टा एसपी तो ये क्या हो जाएगा, 40 बट्टा 50। यानी कि यहाँ पर बात समझिए, खरीद रहा है 40 में और बेच रहा है 50 में, खरीद रहा है 40 में और बेच रहा है 50 में। तो यहाँ से लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 10 का। ठीक है, लाभ इसको हो रहा है 10 में, खरीद रहा है 40 में और बेच रहा है 50 में, यानी कि लाभ हो रहा है उसको 10 का। तो यानी कि यहाँ से अगर अब हम बात करें लाभ प्रतिशत का तो क्या होता है, लाभ बट्टा में क्रय मूल्य यानी कि 40 बट्टा गुना में यहाँ पर 100। ठीक है, 10 चौका 40 और 25 चौका 100, यानी कि लाभ परसेंट कितना होगा, लाभ परसेंट बराबर 25% हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर।
तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं और आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन आप खुद से करिए। आपके पास फिर 30 सेकेंड का टाइम है, आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन कर दीजिए। गुरुदेव आप क्वेश्चन नंबर 28 का क्वेश्चन कर ही दीजिए। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए और आप क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन 30 सेकेंड के अंदर आप कर दीजिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक समाज में 10 लोग उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी? ये कैसा सवाल है? एक समाज में 10 लोग उपस्थित हैं, ठीक है, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी? मैं ये आशा करता हूं कि अभी तक आप लोग कर लिए होंगे। आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आदमी है 10, आदमी की संख्या है 10, तो हमें बता देना है। देखिए एक आदमी 10 लोगों के साथ हाथ मिलाएगा, एक आदमी 9 लोगों के साथ हाथ मिलाएगा, क्योंकि 10वां आदमी तो वो खुद ही रहेगा। फिर दूसरा आदमी फिर 9 लोगों के साथ हाथ मिलाएगा, क्योंकि 10वां आदमी तो वो खुद ही रहेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बात करें कि हाथ मिलाने की कुल संख्या, हाथ मिलाने की कुल संख्या, देखिए जब भी आपसे इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाए, हाथ मिलाने वाला, अगर आपसे पूछा जाए कि हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी, अगर आदमी की संख्या दिया गया हो, तो यहाँ से इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n पर n-1/2। अगर आपसे पूछा जाए कि हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर आदमी की संख्या दिया गया हो तो n इंटू n-1/2। तो यहाँ से n का मान है 10, यानी कि आदमी की संख्या है 10, तो यहाँ से हो जाएगा 10 इंटू 10-1/2, यानी कि 10 गुना 9/2, 5 दूनी 10 और 9 5 45, यानी कि हाथ मिलाने की संख्या कितनी हो गई? 45 हो गई। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे इसका सॉल्यूशन। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो अब आप क्या करिए, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आप समझ गए हैं तो आप इसको कम से कम नोट कर लीजिए और आप क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन खुद से करिए। आपके पास फिर 10 सेकेंड का टाइम है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले किए हैं। यहाँ पर देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है, लेकिन लैंग्वेज चेंज करके। यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है, लैंग्वेज चेंज करके यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप जल्दी से आप 29 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। एक त्रिभुज है XYZ में O केंद्र में, क्या बोला जा रहा है कि XYZ त्रिभुज XYZ में O केंद्र में है और कोण Y का मान दिया गया है 52 डिग्री, तो कोण XOZ का माप क्या होगा। यहाँ पर बात समझिए क्या बोला जा रहा है। एक त्रिभुज है X, Y और Z, Y का मान दिया गया है 52 डिग्री और यहाँ एक बिंदु है O जो कि इस त्रिभुज का केंद्र है। हमें यहाँ से बता देना है कोण XOZ है, यानी कि हमें इस कोण का माप बता देना है। तो फिर वही वाला लगाएंगे फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, कोण XOZ बराबर 90 डिग्री प्लस इसके ठीक अपोजिट वाला कोण, इसके ठीक सामने वाला कोण का आधा, यानी कि 52/2। ठीक है, कितना है आपका आंसर? आपका आंसर कितना आया? यहाँ से क्या हो जाएगा 90 प्लस 26 डिग्री, यानी कि 116 डिग्री हो जाएगा आंसर। यानी कि इस कोण का मान कितना आ गया 116 डिग्री।
तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो अब आप क्या करिए, आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन कर दीजिए। आपके सामने वहां पर क्वेश्चन नंबर 30 है, आप पहले इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन फिर 30 सेकंड के अंदर में कर दीजिए और आपका जो भी आंसर आ रहा है आप क्वेश्चन नंबर दे करके ऑप्शन को आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन कर दीजिए। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर बोला जा रहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए यदि y स्क्वायर माइनस my प्लस 40 बराबर 0 का गुणनखंड 4 है। तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि y स्क्वायर और क्या है माइनस my प्लस 40 बराबर 0 और गुणनखंड दिया गया है बराबर 4। तो आप सिंपल से क्या करिए, आप y बराबर 4 पुट कर दीजिए। आप y बराबर 4 पुट करिए, आपके सामने m का मान आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम y बराबर 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस m इंटू 4 प्लस 40 बराबर 0, 4 चौका 16 प्लस 40 बराबर 4m। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 56 बराबर 4m, 14 चौका 56, इसलिए m का मान आ गया 14 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो अगर आप समझ गए हैं तो आप क्या करिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन करिए जल्दी। आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है, आप क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन जल्दी से कर दीजिए। आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है, आप क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन जल्दी से करके आपका जो भी आंसर आ रहा है उसको आप कमेंट सेक्शन में डालिए जल्दी।